सोचिए, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही नौकरी में लगा दी, ईमानदारी से काम किया, रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलने लगी और फिर उन्हें पता चलता है कि जो सहकर्मी उनसे सिर्फ एक दिन बाद रिटायर हुआ, उसे काफी ज्यादा पेंशन मिल रही है। नियम वही, काम वही, सेवा के साल भी एकदम बराबर, बस रिटायरमेंट की तारीख में एक दिन का फर्क। क्या ये सही है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसे अदालती मामले के जरिए जिसने भारत में पेंशन को लेकर सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। DS नकारा बनाम भारत संघ 1982। हाँ, हमारे पास उसी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के दस्तावेज हैं। चलिए इसे समझते हैं कि कैसे एक तारीख को लेकर हुई बहस ने लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला। चलिए, सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक नई सोच बन रही थी। अच्छा। सरकार चाहती थी कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिले, और इसी सोच के तहत ये नया फॉर्मूला लाया गया जो पेंशन की रकम को काफी बढ़ा देता। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अच्छी खबर के साथ एक लेकिन भी जुड़ा हुआ था। हाँ, और वही लेकिन इस पूरे मामले की जड़ बना। सरकार ने 2 मेमोरेंडम जारी किए, एक सिविल कर्मचारियों के लिए और दूसरा सशस्त्र बलों के लिए। और उनमें क्या था? उनमें साफ लिखा था कि ये नया उदार फॉर्मूला सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो एक खास तारीख को या उसके बाद रिटायर हुए। वो तारीख क्या थी? सिविल कर्मचारियों के लिए थी 31 मार्च 1979 और सशस्त्र बलों के लिए 1 अप्रैल 1979। और यहीं पर असली मुद्दा शुरू होता है। जो लोग इस तारीख से ठीक एक दिन पहले रिटायर हुए, वो इस फायदे से पूरी तरह बाहर हो गए। मुझे ये समझने में मदद कीजिए कि ये फर्क असल में कितना बड़ा था। कुछ 100 रुपयों का था या? नहीं, ये फर्क बहुत बड़ा था, और सिर्फ एक वजह से नहीं। इसे समझने के लिए हमें ट्रिपल जेओपार्डी या तिहरी मार का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तिहरी मार? ये तो काफी गंभीर लगता है, समझाइए। देखिए, पहली मार थी गणना के तरीके में। पुराने पेंशन भोगियों की पेंशन उनके रिटायरमेंट से पहले के 36 महीनों यानी 3 साल के औसत वेतन पर तय होती थी। 3 साल? हाँ, जबकि नए फॉर्मूले में ये सिर्फ आखिरी 10 महीनों का औसत था। अच्छा, और जाहिर है कि किसी का भी वेतन उसके करियर के आखिरी महीनों में ही सबसे ज्यादा होता है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, तो 10 महीने का औसत हमेशा 36 महीने के औसत से ज्यादा ही होगा। बिल्कुल सही। ये पहली मार थी। दूसरी मार थी नए स्लैब सिस्टम का फायदा न मिलना। और तीसरी मार थी पेंशन की अधिकतम सीमा पर। पुराने पेंशन भोगियों के लिए पेंशन की जो अधिकतम सीमा थी वो भी कम रखी गई थी। तो अगर हम इसे आसान आंकड़ों में समझें, मान लीजिए 2 लोग हैं, एक ही पद, एक ही वेतन, एक 30 मार्च को रिटायर हुआ और दूसरा 31 मार्च को, तो उनकी पेंशन में कितना फर्क आ जाता था? अंदाजन। ये हर केस में अलग अलग होता, लेकिन फर्क 25-30% या उससे भी ज्यादा का हो सकता था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, सोचिए जरा, सिर्फ 24 घंटे के अंतर से आपकी रिटायरमेंट की आमदनी 1/4 कम हो जाए। अदालत ने भी इसी बात पर गौर किया कि ये तो महज संयोग की बात है कि किसकी जन्म तिथि क्या है और वो किस दिन रिटायर हो रहा है। एक आम इंसान के नजरिए से तो ये सरासर गलत लगता है, लेकिन कानून की दुनिया में सरकारें ऐसी कट ऑफ तारीखें तो तय करती ही है ना। आपका सवाल बहुत वाजिब है। मुश्किल रहा होगा। मुश्किल था, और यही सरकार का सबसे बड़ा तर्क भी था। लेकिन याचिकाकर्ता DS नकारा और उनके साथियों का तर्क इससे कहीं ज्यादा बुनियादी था। वो क्या था? उन्होंने सीधा संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। जी, उनका कहना था कि सभी पेंशन भोगी, चाहे वे 1989 से पहले रिटायर हुए हों या बाद में, वे एक ही वर्ग, एक ही क्लास बनाते हैं। एक ही वर्ग? जी। किस आधार पर? इस आधार पर कि वे सभी पूर्व कर्मचारी हैं जिन्हें उनकी सालों की सेवा के बदले पेंशन मिल रही है। पेंशन देने का मकसद और आधार दोनों के लिए एक ही है। अच्छा। इसलिए इस एक ही वर्ग को रिटायरमेंट की एक मनमानी तारीख के आधार पर 2 हिस्सों में बांटना वो अतार्किक और भेदभावपूर्ण है। ये ऐसा है जैसे आप कहें कि सोमवार को पैदा हुए लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे और मंगलवार को पैदा हुए लोगों को कम। ये तो बहुत मजबूत तर्क है, लेकिन सरकार ने भी इसका बचाव किया होगा। बिल्कुल। उनके क्या तर्क थे? सरकार ने 3 मुख्य तर्क रखे। पहला, उन्होंने कहा कि ये एक पैकेज डील है, ये तारीखी इस नई योजना का एक जरूरी हिस्सा है, आप इसे अलग नहीं कर सकते। या तो पूरा लो या कुछ नहीं। हाँ, आप अपनी पसंद के हिस्से नहीं चुन सकते। और दूसरा तर्क तो पैसों को लेकर ही रहा होगा। हाँ, उनका दूसरा और सबसे बड़ा तर्क था वित्तीय बोझ का। सरकार ने अदालत में कहा कि अगर ये योजना सभी पुराने पेंशन भोगियों पर लागू की गई
तो सरकारी खजाने पर लगभग 233 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 233 करोड़? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम थी। उनका तर्क था कि हमारे पास एक सीमित केक है और अगर खाने वाले ज्यादा लोग होंगे तो हर किसी के हिस्से में कम आएगा। और तीसरा तर्क क्या था? तीसरा तर्क प्रक्रियात्मक था। उन्होंने कहा कि अदालत का काम कानून की व्याख्या करना है, न कि उसके दायरे को बढ़ाना। अगर अदालत इस तारीख को हटा देती है तो वो एक तरह से नया कानून बना रही होगी, जो विधायिका का काम है। शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत। बिल्कुल। तो एक तरफ था समानता का अधिकार और मानवीय तर्क, और दूसरी तरफ सरकार की वित्तीय चिंताएं और प्रक्रियात्मक दलीलें। ये एक क्लासिक टकराव है। सही बात है। अदालत ने इस मामले को कैसे देखा? मतलब सिर्फ कानूनी नियमों से, या? यहीं पर यह फैसला ऐतिहासिक बन जाता है। 5 जजों की बेंच ने सिर्फ कानूनी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एक कदम पीछे हटकर एक बुनियादी सवाल पूछा। क्या सवाल था? पेंशन आखिर है क्या? अच्छा। और अदालत का जवाब बहुत साफ और शक्तिशाली था। उन्होंने कहा कि पेंशन कोई इनाम, दान या सरकार की कृपा नहीं है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉट अ बाउंटी और ग्रेटिट्यूटिस पेमेंट। ये किसी की दया पर नहीं है। नहीं है। अदालत के अनुसार पेंशन के 3 मुख्य पहलू हैं। पहला, ये एक अधिकार है, ये नियमों से शासित है और जो कर्मचारी इन नियमों के अंतर्गत आते हैं वे इसका दावा कर सकते हैं। ये उनकी कमाई है, कोई भीख नहीं। और दूसरा पहलू, वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। जी। स्थगित वेतन। हाँ, ये क्रांतिकारी विचार था उस समय। अदालत ने कहा कि पेंशन एक स्थगित वेतन यानी डिफर्ड पे है। मतलब ये उस लंबी सेवा के लिए मुआवजे का ही एक हिस्सा है जो कर्मचारी ने अपने जीवन के सबसे ऊर्जावान वर्षों में राष्ट्र को दी है। ये ऐसा है मानो सरकार ने आपके वेतन का एक छोटा सा हिस्सा हर महीने ये कहकर रोक लिया हो कि हम ये आपको तब वापस देंगे जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। यानी बुढ़ापे में? बुढ़ापे में। और तीसरा पहलू इसे एक बड़े सामाजिक संदर्भ में रखता है। वो क्या है? वो है कि पेंशन एक सामाजिक कल्याण का उपाय है। इसका मकसद बुढ़ापे में सामाजिक आर्थिक न्याय और सुरक्षा देना है, जब व्यक्ति की कमाने की क्षमता कम हो जाती है। तो अदालत ने इसे संविधान के बड़े लक्ष्यों से जोड़ दिया। बिल्कुल, जैसे कि एक समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 41 में भी कहा गया है कि राज्य बुढ़ापे में नागरिकों की सहायता करेगा। अदालत ने पेंशन को उसी नजरिए से देखा। तो इन सब तर्कों और दर्शन के बाद फैसला क्या हुआ? अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक मत से फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशन भोगियों का वर्गीकरण करना मनमाना और तर्कहीन है। आर्बिट्ररी एंड इरेशनल। जी, सभी पेंशन भोगी एक ही वर्ग हैं और उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन सरकार के 233 करोड़ वाले वित्तीय तर्क का क्या हुआ? उसे कैसे हैंडल किया अदालत ने? अदालत ने सरकार के इस केक वाले तर्क को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर खारिज कर दिया। कैसे? उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में यह पेंशन योजना नॉन कंट्रीब्यूटरी है। इसका मतलब है कि इसके लिए कोई अलग से पेंशन फंड नहीं है जिसे लोगों में बांटा जाता है। अच्छा, तो ये केक छोटा पड़ जाएगा वाली बात ही लागू नहीं होती? लागू ही नहीं होती। ये सरकार की एक वैधानिक देनदारी है, एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, जिसे हर साल देश के आम बजट से पूरा किया जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर अदालत योजना के उस हिस्से को असंवैधानिक मानती तो क्या पूरी योजना ही रद्द नहीं हो जाती? नहीं, और यही इस केस का सबसे शानदार और रचनात्मक हिस्सा है। अदालत ने पूरी योजना को रद्द करने के बजाय प्रतिकरणीयता के सिद्धांत का इस्तेमाल किया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी कानून का कोई एक हिस्सा संविधान के खिलाफ है तो पूरे कानून को फेंकने की जरूरत नहीं है। आप बस उस खराब हिस्से को एक कैंची से काटकर अलग कर सकते हैं, बशर्ते बाकी का कानून अपने आप में खड़ा रह सके। बिल्कुल। तो उन्होंने बस खींची चलाकर उस भेदभाव वाली लाइन को ही हटा दिया। बिल्कुल ठीक यही किया। उन्होंने दोनों मेमोरेंडम से उन शब्दों और वाक्यों को हटा दिया जो इस योजना को सिर्फ 31 मार्च 1979 के बाद रिटायर होने वालों तक सीमित करते थे। और जैसे ही वो शब्द हटे, योजना अपने आप सभी पेंशन भोगियों पर लागू हो गई। तो इस तरह अदालत ने नया कानून बनाया भी नहीं, सिर्फ गैर संवैधानिक हिस्से को हटा दिया। तो अंतिम फैसला क्या था? क्या सभी पुराने पेंशन भोगियों को सालों का एरियर भी मिला? नहीं, अदालत ने एक बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक समाधान दिया। क्या था वो? पहला, उदार पेंशन योजना सभी पेंशन भोगियों पर लागू होगी, चाहे उनकी रिटायरमेंट की तारीख कुछ भी हो। ठीक है। दूसरा, यह लाभ भविष्य के लिए मिलेगा, यानी 1 अप्रैल 1979 से उस तारीख से सभी की पेंशन की फिर से गणना की जाएगी और बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। और तीसरा, पिछली तारीख से कोई बकाया
कोई एरियर्स नहीं दिया जाएगा। अच्छा, इससे सरकार पर एक मुश्त बड़ा वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ा। और सबके साथ न्याय भी हो गया। तो ये फैसला सिर्फ कुछ पैसों के बारे में नहीं था, इसने पेंशन को एक दान से उठाकर एक अधिकार के रूप में स्थापित किया। लेकिन इस फैसले की विरासत आज भी जिंदा है। इसकी विरासत बहुत गहरी है और आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। इस फैसले ने दशकों तक भारत में पेंशन से जुड़े हर मुकदमे की नींव का काम किया। इसने परिभाषित लाभ यानी डिफाइंड बेनिफिट के सिद्धांत को मजबूती से स्थापित किया। परिभाषित लाभ, ये तो सीधे सीधे आज चल रही पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बनाम नई पेंशन योजना एनपीएस की बहस से जुड़ता है। बिल्कुल। डीएस नकारा का फैसला वो पुरानी पेंशन योजना के दर्शन का प्रतीक है, जहां पेंशन एक सामाजिक सुरक्षा है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। और एनपीएस? वहीं 2004 के बाद आई नई पेंशन योजना यानी एनपीएस एक परिभाषित अंशदान यानी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल पर आधारित है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों एक फंड में पैसा जमा करते हैं और रिटायरमेंट पर मिलने वाली रकम बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यहां जोखिम व्यक्ति का है, सरकार का नहीं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नकारा केस उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जहां सरकार एक अभिभावक की भूमिका निभाती थी और एनपीएस आज की बाजार आधारित आर्थिक हकीकत का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नकारा की इसका फैसला उसी पुरानी सोच का प्रतीक है और इसने एक बहुत गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ दिया है जो आज भी उतना ही अहम है। क्या सवाल? जब एक देश आर्थिक रूप से तरक्की करता है तो क्या उस तरक्की का फायदा सिर्फ मौजूदा लोगों को मिलना चाहिए या उन लोगों को भी जिन्होंने उस तरक्की की नींव रखी थी? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज की आर्थिक हकीकत में क्या सरकार की वो अभिभावक वाली भूमिका संभव है जिसे नकारा केस ने स्थापित किया था? ये सवाल इस फैसले की असली विरासत है जिस पर आज पूरे देश में बहस हो रही है।